बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 मई पाकिस्तान में जुमे की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 167। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर बाजोड़ से, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं और कोई तकरीबन 35 के करीब क्रिटिकली इंजर्ड है। ये जो 9 जवान शहीद हुए हैं इनमें एक कैंटीन वाला भी है और ये जो 35 जवान शदीद जख्मी हैं ये क्रिटिकली इंजर्ड है, मतलब कि इनमें भी बहुत सारों की जान जो है वो खतरे में है। अब ये खबर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं दी गई उस तरीके से। एक टर्किश मीडिया ने इस खबर को, उनके पास भी मेरे ख्याल में अधूरी इन्फॉर्मेशन है। हमारे ज़राए ने जब हमें ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म की, इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन मुल्की मफाद को या मुल्की जो डिफेंस का मैकेनिज़्म है उसके मफादात को सामने रखते हुए हम वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रख रहे। लेकिन हम यहाँ से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, क्योंकि सियासतदानों से तो इस वक्त रिक्वेस्ट की नहीं जा सकती, वो तो अर्दली हैं, कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स एक दफ़ा फिर होश के नाखुन लें और ये जिस पॉलिसी के ऊपर वो इस वक्त कारबंद हैं उसको तब्दील करें, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारा खून बह रहा है और अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो बतदरीज ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। आपकी ये जो पॉलिसी है ये हो सकता है आपको डॉलर ला दे, आपकी हुकूमत का जो उसको दवाम बख्श दे, आपका जो इक़्तिदार है, आपके जो वेस्ट के अंदर जो आपको आशीर्वाद चाहिए वो भी आपको मिल जाए, लेकिन इससे पाकिस्तानियों को आप खून में नहला रहे हैं। इस काम को बंद होना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमने अमन को, निगोसिएशन को टाइम देना है या जंगी ऑपरेशन करने हैं, फौजी मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बहुत ही मुस्बत खबर सऊदी अरब से आई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह स्टोरी प्रिंट की है और बहुत ही मुस्बत और अच्छी खबर है और सऊदी इकदाम को सराहना चाहिए। खबर यह है कि सऊदी अरब ने अब एक मुआहदा या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो फ्लोट किया है पूरे खित्ते के ममालिक के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आएँ बैठकर इत्तेहाद करें और नॉन एग्रेशन पैक्ट करें कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम जितने भी ममालिक खित्ते के हैं, खलीजी ममालिक हैं बशमूल ईरान, हम एक दूसरे के साथ मुआहदा करें कि हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ना हमला करेंगे, ना किसी और को एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपनी सरजमीन देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स फर्दर लिखता है कि सऊदी अरब ने तमाम ममालिक से रब्ता किया है जो खलीजी ममालिक हैं, बशमूल ज़ाहिर है ईरान के साथ भी बैकडोर ये सारी नेगोशिएशन हो रही है। और वो ये भी कहते हैं कि यूरोपियन ममालिक के साथ भी सऊदी अरब ने यह रब्ता किया है और यूरोपियन ममालिक भी इसमें बहुत खुश हैं। यूरोपीय ममालिक ने भी इन खलीजी ममालिक के ऊपर जोर दिया है कि आप ये मुआहदा करें, इस मुआहदे का आपको बहुत फ़ायदा होगा। सऊदी अरब का ये जो डॉक्यूमेंट है ये हेलसिंकी जो एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, जब आपको पता कोल्ड वॉर चल रही थी और यूरोप के ममालिक ने एक दूसरे के साथ वो मुआहदा किया था, ये उसी तर्ज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया है। लेकिन इसके सामने जो इस वक्त मुश्किलात हायल हैं उसमें एक यूएई का रिस्पॉन्स भी है। यूएई और कुछ ममालिक जो हैं वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हम आहंगी उनकी पॉलिसी की नहीं है और वो हिचकिचाहट का शिकार है और उन्हें लगता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट पर हम गए तो उनका नुकसान होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन सऊदी अरब ने इसको ऑफिशियली अभी तक तस्लीम नहीं किया, सरकारी तौर पर इस तजवीज़ का ऐलान नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि उनका ये जो डॉक्यूमेंट है ये खलीजी ममालिक के साथ भी शेयर्ड है, या उनका ये जो प्लान है और यूरोपीय ममालिक के साथ भी ये वो शेयर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और वो ब्लूमबर्ग ये कहता है कि जब ईरान ने हमला किया वापस यूएई के ऊपर, तो यूएई ने डेस्परेटली अपने तमाम दोस्त ममालिक या खलीजी ममालिक के साथ रब्ता किया। उन्होंने सऊदी अरब से और कतर से और दूसरे नेबरिंग गल्फ कंट्रीज़ जो कि जैसे ओमान है, कुवैत होगा, कतर होगा और सऊदी अरब तो है ही है, इन तमाम ममालिक के साथ रब्ता किया और इन्हें कहा कि आओ इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर हमला करें। सऊदी अरब, कतर समेत तमाम खलीजी ममालिक ने इनकार कर दिया और कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने यूएई की इस कॉल के ऊपर यस कहा। यूएई में इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और उनको बहुत शदीद गम गुस्सा है और उसके बाद ईरान के साथ उन्हें अकेले ही नबरदज़मा होना पड़ा। आप सबको ये पता है कि ईरान के जो मिसाइल हैं और ड्रोन्स हैं वो इसराइल से भी ज़्यादा तादाद में जो है वो यूएई के ऊपर गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो यूएई है उसको बहुत सारे अब खदशात भी हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से और बहुत सारे शिकवे भी हैं।
तो ये ब्लूमबर्ग की एक तरफ रिपोर्ट देखिए और दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, जो सऊदी अरब एक ऐसा नॉन एग्रेशन पैक्ट करना चाहता है खित्ते में, दोनों की जो पॉलिसी है और स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सऊदी अरब ईरान के साथ मामला बातचीत से हल करना चाहता है, जो कि ईरान बहुत पसंद करेगा मेरे ख्याल में, बल्कि यूएई जो है वो दूसरी तरफ ईरान के साथ जंग में जाना चाहता है। और हाल ही में आपको याद है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन 26 या 28 मार्च को एक खुफिया दौरा किया और अल ऐन में जो यूएई का इलाका है वहाँ पर यूएई के सदर के साथ वहाँ उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की। आल्दो की यूएई ने उसे डिनाई कर दिया, लेकिन ये कोई मीडिया की खबर नहीं है, अखबारी तराशा नहीं है, किसी जर्नलिस्ट का स्कूप नहीं है, बल्कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी की है। और उन्होंने जाहिर है ये यूएई को एतमाद में लिए बगैर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। उन्होंने ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया है और यूएई ने इसको डिनाई कर दिया है। मेरा ख्याल है यूएई ने अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने के लिए इसको डिनाई किया है, हालांकि उनको भी पता है कि जब ऑफिशियली इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ये कह दिया तो इसमें अब डिनाइल की कोई जगह बनती नहीं है। बहरहाल दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है और उससे जो बदलती हुई सिचुएशन है यूएई की, वो आप तीसरी खबर में आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक और दौरा किया है जिसके अंदर फाइनलाइज किया गया है उनके डिफेंस पैक्ट को। आपको याद होगा चंद दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का, ये चंद हफ्ते या चंद महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ था। उसको तो आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब तो उसमें पाकिस्तान के साथ उस तरह दिफा नहीं करेगा अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली जाकर वहाँ पर दिफा करेगा। तो वो मुआहदा एक थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, लेकिन यहाँ पर जो मुआहदा किया जा रहा है उसमें फौरी तौर पर इंडिया को फ़वाइद मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि 11 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 11 किस्म की इसके अंदर से आप ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे हैं। और वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा रहे हैं उनमें डिफेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। $5 अरब की तो फ़ौरन यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके अलावा जो एआई के अंदर है, जो दूसरे मामलात हैं, फिर 3 मिलियन बैरल जो हैं वो तेल स्टोर करेगा इंडिया के अंदर यूएई अपना तेल। हाँ जी, यूएई का अपना तेल वो अब स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे इंडिया की, और 3 मिलियन बैरल तेल जो है वो वहाँ पर स्टोर रहेगा। इसी तरह से सूरत हाल गैस की है, मतलब कि इंडिया को अब आबनाए हरमस बंद होने, और ईरान से क्योंकि वो इसराइल के करीब हो गए हैं इंडिया, और उससे ईरान से उनकी दूरी हुई है और उनको वो जो सस्ती एनर्जी वहाँ से मिल रही थी वो बंद होगी, या एनर्जी के जो भी सोर्सेज उनको मिल रहे थे, तेल या गैस, तो वो उसका एक अल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं और अब यूएई उन्हें वो तमाम चीज़ें देगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए। इस वीडियो के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब जहाज़ के दरवाजे से निकल रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनली पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा कि सदर शी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए और लोगों ने कहा कि ये सदर ट्रंप की इंसल्ट कर दी। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ज़ाब्ते तय हैं पूरी दुनिया में, ये हर मुल्क अपनी मर्जी से नहीं करता। इंटरनेशनली मुसद्दका या मुरव्वजा तरीके हैं, उन्हीं को हर मुल्क ने फॉलो करना होता है। ये अलग बात है कि कोई मुल्क आउट ऑफ द वे किसी को कर्टसी दे तो वो भले जो मर्जी एयरपोर्ट पर चला जाए, लेकिन हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो किसी को भी एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रिसीव नहीं करते। अगर आप गौर करें, हाल ही में इवन जो बादशाह थे बरतानिया के, किंग चार्ल्स, वो पहुंचे थे अमेरिका का ऑफिशियल विजिट करने। सदर ट्रंप ने उन्हें खुद ही बुलाया हुआ था ऑफिशियल विजिट पर। सदर ट्रंप ने उनको वाइट हाउस में उनका इस्तकबाल किया था, एयरपोर्ट पर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था। इसी तरह आपको कभी भी बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एयरपोर्ट पर जाकर किसी का इस्तकबाल करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ही करेंगे। इवन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी इक्का दुक्का जब बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को देना हो वो अलग बात है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रिसीव करते हैं, एयरपोर्ट्स पर नहीं जाते। तो ये जो जज्बाती बातें होती हैं, मैंने कई दफ़ा कहा कि आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नापसंदीदगी में कुरान का भी ये हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। मतलब कि आप अपनी नफरत में इतना दूर चले जाएं कि जो सच और झूठ है उसे मिक्स कर दें। मतलब आपको ट्रंप पसंद नहीं है तो उसमें आप ऐसी खबर पर भी यकीन रखें जो भले दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको पसंद नहीं तो आपका दिल कर रहा है। तो हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो जाकर एक दूसरे को एयरपोर्ट्स के ऊपर रिसीव नहीं करते, ये बताने का मकसद था। और ये भी मकसद है बताने का कि कई दफ़ा जब जाते हैं हेड ऑफ स्टेट तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक्स्ट्रा कर्टसी में कोई या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कोई कुछ भी कर सकता है, जहाज़ पे बैठ के अगले को उसके मुल्क से भी ला सकता है, लेकिन ये मुरव्वजा असूल नहीं है।
लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी जो है वो जो यूएई की डिग्नेटरीज हैं वो ऑफर कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं टू नरेंद्र मोदी। गौर किया होगा आपने इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी अपने जहाज के दरवाजे में से, क्योंकि उसके पीछे आपको इंडिया की सील भी नजर आ रही है लगी हुई उस दरवाजे के ऊपर, जो दरवाजा खुला हुआ है जहाज का, तो ये वो किसी बिल्डिंग में से नहीं निकल रहे जहां उन्हें रिसीव किया जा रहा है। ये जहाज के साथ जो जाकर ट्यूब लगती है, गेट की ट्यूब लगती है, ये वो जहाज से उन्होंने जब पांव पहला बाहर निकाला है तो सामने यूएई के हेड ऑफ स्टेट खड़े। तो ये एक्स्ट्रा 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 लेवल की, मीन एयरपोर्ट पर भी वो खड़े नहीं हुए, एयरपोर्ट पर भी ट्यूब से पहले भी खड़े हो सकते थे, वहां भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधा जाके वो खड़े हुए हैं जहाज के दरवाजे के सामने। तो इससे बहुत कुछ आपको नजर आता है कि आने वाले दिनों में, जो हमने पहले भी बात की थी कि इजराइल, इंडिया, यूएई, ये एक नया खित्ते के अंदर इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी 17 से 20 लाख पाकिस्तानी, उनके घरानों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, हर घर में 5 लोग भी अगर आप समझ लें हर पाकिस्तानी के, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो मुतासर हो सकते हैं। फिर उस 1 करोड़ पाकिस्तानी के साथ जो इकॉनमी जुड़ी हुई है और जो रेमिटेंसेज आते हैं 7 से 10 बिलियन डॉलर साल के यूएई से, उसका अगर हिस्सा देख लें तो ये कम से कम 20% पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है वो इफेक्ट होंगे, जो कुछ यूएई में हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, जिस नाआकबत अंदेशी के साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उसके असरात अब पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको ये भी बता दें कि अभी जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पाकिस्तान में 9:50 हो रहे हैं। अब से ठीक 10 से 12 मिनट के बाद मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी लाहौर से। पहले वो बजट मीटिंग करेंगी और बजट मीटिंग में शराकत के बाद वो सीधा निकल जाएंगी बाकू, अजरबैजान, और वहाँ से फिर वो आगे भी कहीं ना कहीं जाएंगी। देखते हैं कितने दिन लंबा उनका ये ट्रिप होता है, लेकिन हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो पहले इस्लामाबाद एक मीटिंग अटेंड करेंगी और वो बजट से रिलेटेड है, और उसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगी। अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे ज़रा डोमेस्टिक खबरों के ऊपर बात कर लें। हामिद खान ग्रुप के ऊपर आज बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वुकला ग्रुप जो है वो जाके मिला है निहाल हाशमी के साथ। इनमें ये जो मिलने वाले हैं, इनमें ये अदील राजा ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हामिद खान ग्रुप के साबिक सदर, लाहौर हाई कोर्ट बार और ILF पाकिस्तान के साबिक सदर, सिर्फ हामिद खान ग्रुप नहीं बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ILF है उसके भी साबिक सदर जनाब इश्तियाक खान, मेरे वकील भी रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े मुहतरम हैं हमारे लिए। साबिक सदर इश्तियाक खान और हामिद खान ग्रुप के मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा कराची में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर निहाल हाशमी को मुबारकबाद देने गवर्नर हाउस पहुंच गए। अब सवाल यह है कि यही हामिद खान ग्रुप हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाएगा, ये अदील राजा इस पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने तस्वीर लगाई है सलमान अकरम राजा साहब की भी। मुझे नहीं पता कि ये AI से बनी हुई है, ये असल है, लेकिन एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सलमान अकरम राजा साहब भी उसी जगह पर एक दफ्तर में बैठे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग के खोखर साहब जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो बैठे। तो उन पर भी तनकीद की जा रही है। मतलब आज सोशल मीडिया में वुकला पर बड़ी तनकीद हुई कि वुकला जो है वो तहरीक नहीं चला रहे और जाकर निहाल हाशमी साहब को जो है वो मुबारकबादें दे रहे हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं, आप जज्बात से सोचते हैं, कुछ चीज़ों का आपको जब तक अदराक नहीं होता, आपने दोनों साइड्स नहीं देखी होती, तो आप रिपोर्टिंग उसकी कर नहीं सकते। मैं क्योंकि हुकूमत में रहा हूँ, दोनों साइड्स देखी। मसलन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो 2 ग्रुप हैं, एक हामिद खान साहब का ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप। आसमा जहांगीर तो वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उनके पीछे रह गए हैं उनके लवाहकीन में, वुकला में जो उनके लवाहकीन हैं वो एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़। ये एक जर्नैली ग्रुप है और ज़ाहिर है जर्नैली के साथ साथ ये मुस्लिम लीग नून का ग्रुप है। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि वुकला जो है वो जब अपनी सियासत करते हैं तो उसमें पार्टी लाइन के ऊपर जाकर वो सियासत करते हैं, मासवाए इसके कि अगर पार्टी ऐसी हो जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे तो फिर पार्टी लाइन से ऊपर नहीं जाते। इस बात को आपने गौर से समझना है। मसलन इसको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के किसी एक जनरल ने खड़े होकर नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं। क्यों नहीं कहा? भले उनके मफादात हैं। इसी तरह कमिश्नर रावलपिंडी के अलावा आपको कोई ब्यूरोक्रेट भी खड़ा होकर बात करता हुआ नजर नहीं आया होगा। क्यों? क्या अखलाकियात अंदर है ही नहीं हैं, लेकिन मफादात जुड़े हुए हैं। अब लॉयर्स को एक गलत फहमी है। अब किसी भी बड़े लॉयर से बात करेंगे, कल भी मेरी एक बड़ी शख्सियत के साथ बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि लॉयर तो हमेशा, उन्होंने सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ की जो है वो जिद्दोजहद की है। बिल्कुल की है, लेकिन तब जैसे बरसात के मौसम में पौधे बहुत जल्दी उगते हैं, वैसे ही अगर बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो तो जैसे जनरल्स, जज, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बाकी सब की इखलाकियात हमारे मुल्क में कंप्रोमाइज़ हैं। वुकला कोई ऊपर से नहीं उतरे, उनका भी वही हाल है।
लेकिन उनका मसला यह है कि वो लॉयर्स की पॉलिटिक्स के अंदर या उसका कवर डाल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यहां पर भी मफादात हैं, यहां पर इनके अपने ग्रुप्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जो एहसन भून ग्रुप है उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शुरू दिन से लोग हैं, क्योंकि वुकला पॉलिटिक्स में वो भूल जाते हैं कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब, बाबर अवान साहब, और मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो अली जफर साहब भी, ये तमाम लोग जो हैं ये एहसन भून और आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप के हैं। ये जो मर्जी हो ऊपर दूसरी चीज़ों में उनका ग्रुप वही रहना है वुकला के अंदर। इसी तरह से जो हामिद खान साहब का ग्रुप है उनका अपना ग्रुप होना है। अब ये जो इश्तियाक खान और दूसरे दोस्त वहाँ पहुँचे हैं, इनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हम तो वुकला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वुकला में तो हमारे सभी से मरासम होते हैं। एक तरह से वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो गलत बात कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अकेला जो प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान साहब का ग्रुप, वो अकेला पीटीआई की सपोर्ट के बगैर नहीं जीत सकता। और इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईएलएफ है वो भी अकेला जीत नहीं सकता। तो फिर आप कहेंगे क्या दूसरा ग्रुप इतना तगड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मफादात हैं, वहाँ पैसा है, वहाँ पर प्लॉट हैं, डीएचए के प्लॉट हैं और बहुत सारी मुराद हैं जो एहसन भून और आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो हुकूमत से लेके देते हैं और उसके बदले वुकला से अंगूठे लगवाते हैं उन तमाम गैर आइनी कामों के और आइन की बेतौकीरी करवाने पर। इसलिए जो कंप्रोमाइज़ इखलाकियात का जनाजा बाकी कौम का निकला है, वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जर्नल्स हो, वही वुकला का निकला है। लेकिन वुकला इसमें मानते नहीं हैं। वो एक आप ये कह लीजिए कि गलत फहमी में मुब्तला हैं। आप उनसे जब बात करेंगे तो उनको ये लगता है कि सारी उम्र वो जो जमहूरियत है उसके लिए बड़े हरावल दस्ते में रहे, हालांकि ऐसा नहीं है। वो तब रहे हैं जब जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक हिस्सा चाहता था कि मुल्क के अंदर कोई ना कोई जद्दोजहद हो। सबसे जो सख्त तबका सोचा जाता है वो उलमा कराम का और मदरसों के बच्चों का समझा जाता है। सबसे जंगजू उनको समझा जाता है वुकला से भी ज्यादा, जो किसी के काबू नहीं आते। मुरीद के अंदर आपको पता है सैकड़ों लोगों के साथ क्या किया गया है, लेकिन चूं नहीं निकली पूरे मुल्क से किसी की। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने बंदूक और डंडा उठा लिया तो उसके बाद सभी लेट गए हैं और उसमें वुकला भी लेटे हुए हैं। वुकला सिर्फ इसमें तौहीन समझते हैं। जब आप उनसे ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी वुकला की पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे मफादात और हैं और हम हमेशा जमहूरियत के लिए खड़े हैं। उतने ही खड़े हैं जितने बाकी तमाम लोग भी खड़े हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों से कहेंगे तो वो कहेंगे हम भी जमहूरियत के लिए खड़े हैं। तो अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और बहुत सारा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये वुकला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जायज़ नहीं है। वो कहेंगे कि हमारी तो अपनी अंदरूनी सियासत है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आप फेयर एनालिसिस करेंगे तो अभी हामिद खान ग्रुप जो है वो जो वोट जिनसे उनके उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं वो अकेले उनके वोट नहीं है, उसमें तहरीक इंसाफ का वोट भी शामिल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं अदील राजा हों या दूसरे लोग हों, जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जब वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भून ग्रुप है वो बड़े मजे ले रहा है और बड़े खुश हो रहे हैं और उन्हीं के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल को ये कहूंगा कि आल्दो की ये इश्तियाक खान साहब और दूसरे लोगों का इम्पोलाइट जेस्चर है। ये उनकी तरफ से एक, मैं ये कहूंगा कि जजमेंट एरर है। और वो जो वुकला की पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर वो समझते हैं कि कुछ भी जायज़ है वो जो भी करते हैं। जैसे सोशल मीडिया बदलने के बाद ज़माने के अंदाज बदल गए हैं। एक फौजी मैस के अंदर मलका की पीछे तस्वीर लगी हुई है, अर्दली हाथ बांध के खड़ा है और स्कॉटिश धुन बज रही है और आप केक खा रहे हैं। ये 75 साल से पाकिस्तान में नॉर्मल था, अब नॉर्मल नहीं है। अब लोग सभी का लंगोट उतार रहे हैं। तो वुकला को ये समझना होगा कि अगर आप पुट्ठे सीधे काम करेंगे तो लोग आपका भी लंगोट उतारेंगे। तो इसलिए मौजूदा हालात जो मजालम हुए और जिन मजालम और हालात पैदा करने वाली रजीम के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त निहाल हाशमी हैं, भले वो एक वकील भी हों, वो एक वकील भी हैं, हम समझते हैं इस बात को। आप अगर ये कहेंगे तो फिर तो लोगों के जाती मरासम नेतन्याहू से भी होंगे। फिर तो कोई ये भी कह सकता है कि नेतन्याहू मेरी फुफ्फो का बेटा है या जिस कॉलेज पढ़ता था वहां पढ़ता है, तो फिर तो जाती मरासम आप उनके साथ भी निभा सकते हैं। तो इखलाकियात का जनाजा किसी एक जगह नहीं निकला। वुकला को यह समझने की ज़रूरत है, वुकला जो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि हम हमेशा जमहूरियत के साथ हरावल दस्ते के तौर पे खड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले समझ लीजिए, तशखीस करेंगे तो फिर मामला आगे होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वुकला और उलमा को फौजी जर्नल्स सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मुनज़्ज़म फोर्स होती है सिविलियन सिस्टम्स के अंदर, और जब भी कोई तहरीक बर्पा करनी होती है वो उनको यूज़ करते हैं और उनको फिर ये गलत फहमी होती है कि वो हमारी अपनी इंडिजिनस तहरीक थी। ऐसा नहीं है। जब माजरत इस लफ्ज़ के ऊपर, ये पूरी कौम के लिए कर रहा हूं, वुकला के लिए नहीं, जब लितर पौला होता है, मीन सख्ती होती है, तो तब कोई खड़ा नहीं होता, ना जर्नल्स, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना वुकला, ना जज, ना सियासतदान। तो इसलिए ये पूरी कौम वाला ही हाल है। ये जो भी हुआ ये मेरे ख्याल में अनफेयर हुआ। ये दोस्तों ने अपने साथ भी अनफेयर किया है, अपनी भी इन्होंने बेइज्जती करवाई है।
हामिद खान साहब जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, मैंने पहले भी बार बार कहा, एक तो लोग कहते हैं वो तहरीक नहीं चलाते, ये नहीं समझते कि ही इज़ नाउ इन हिज मिड 80s और मे बी लेट 80s। इस उम्र के अपने तकाजे होते हैं, इस उम्र में अपने लेवल की हिम्मत होती है। हाँ, उन्होंने आइडियोलॉजिकली आपको बिल्कुल सपोर्ट फराहम करनी है, और वहाँ पर मेरा मशवरा उनको ये है कि तगड़े लोगों को चूज़ करें। ऐसे लोगों को, रन ऑफ द मिल लोगों को, बिल्कुल इस वक्त रूटीन के जो लोग हैं उनको चूज़ नहीं करें। ये मौका ऐसा नहीं है, वो ताब नहीं निकाल सकेंगे। ऐसे दोस्त जो प्योरली बुकला की सियासत करना चाहते हैं, इस टाइम प्योरली बुकला की सियासत हो नहीं सकती। मुल्क का जो नेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब हो गया हुआ है, तो इसलिए ऐसे अपने नुमाइंदे चुने जो इस वक्त वाकई ही बड़े कद के साथ जो नेशनल पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर, मैं नेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं कह रहा किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर खुल के अपना स्टांस ले सकें। और ये भोंडा, इसमें भोंडा कहूंगा माजरत के साथ, ये भोंडी तोजी ना दें कि वो तो हम वकला के तो ताल्लुकात होते ही हैं, हम वकला की सियासत कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि आप बेवकूफ़ी में हामिद खान ग्रुप के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो हाथ में इमरान खान के लिए और आपके लिए फंदा लेकर खड़े हैं। जब आप हामिद खान ग्रुप को जैसे भी हैं, भले जाकर निहाल हाशमी से भी मिल रहे हैं जो कि अफसोसनाक है, जिसकी मैं मजम्मत भी कर रहा हूं, फिर भी जो दूसरा ग्रुप है जब आप उसको तगड़ा करेंगे तो उनके हाथों में आपके लिए फंदा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि अब साकिब शरानी पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर हमने 4 सालों में 50 अरब के टैक्सेस दिए हैं। ये पिछले 17 साल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इतने टैक्स नहीं लिए जितने सिर्फ 4 सालों में। आप सबको भी मुबारक हो, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो 44 बिलियन रुपीस हमारा, 44,000 अरब हमारा कर्जा था 75 सालों में। पूरे 75 सालों में पाकिस्तान ने 44,000 अरब कर्जा लिया था। आपको पता है कि अब कितना है? मार्च के आखिर तक ये कर्जा 97,300 अरब, और अब तक मेरा ख्याल ये 1 लाख अरब रुपए से क्रॉस कर चुका है। तो मुबारक हो, आपने ये काम तो पूरा किया। तो जो कर्ज हमने 75 साल में लिया था वो पिछले 4 साल में उससे ज्यादा कर्ज हमने ले लिया है। साकिब शरानी कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में एक तरफ तो कर्ज लिया है, दूसरी तरफ 50,000 अरब के टैक्स लगाए हैं। तो अब आप जरा गौर कर लीजिए कि कर्ज 44,000 से 1 लाख, उसको ज़रा जमा तफरी कर लीजिए कि वहाँ पर आप तकरीबन 56,000 अरब उधर गए, और 50,000 अरब का टैक्स आपने अदा किया है अजाफी। तो ये जमा कर लीजिए कि ये 1,06,000 अरब ये लोग खा गए हैं पिछले 4 साल के अंदर। और उस पर हालत क्या है, ये सबसे पहले ज़रा गौर करना है आपने। गुजरांवाला से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक शहरी की रेडी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, और मिन्नतें कर रहा है, खुदा का वास्ता है मुझे रेडी लगा लेने दो, मेरी रेडी तबाह नहीं करो, ये किया जा रहा है। आगे चलें, यहां पर नहीं रुकना। ये फौजी सीमेंट फैक्ट्री किसी और सूबे में नहीं बल्कि पंजाब में, जहां पर बाकायदा DG ISPR के मुताबिक मरियम नवाज बेहतरीन गवर्नेंस कर रही हैं। ये पानी फौजी सीमेंट की गाड़ी, आल्दो ये अलग बात है कि जहां जहां सीमेंट की फैक्ट्री होती है वहां पानी की कमी भी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीमेंट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत, ये फौजी सीमेंट की जो फैक्ट्री है ये डेरा गाजी खान में लोगों को पानी दे रही है। इसके ऊपर गौर करेंगे तो डेरा गाजी खान लिखा हुआ है, ये जो टैंकर आया पानी का छोटा सा, ये लोगों के हाथों में पाइप है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या लेके फिर रहे हैं, वो उसमें पाइप लगाएंगे, मुंह में पाइप लेंगे, उसको खींचेंगे, और उसके बाद अपनी बाल्टी में, अपना जो भी जिसमें भी वो पानी इकट्ठा आपके सामने करने की टैंकियों में कोशिश कर रहे हैं उसमें रखेंगे और पानी भर के लेके जाएंगे। ये पंजाब के हालात हैं, ये उस अवाम के हालात हैं जिस अवाम से पिछले सिर्फ 4 साल में 50,000 अरब रुपया जो है वो टैक्स लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे ज़रा, ये तो एक साइड आपने देख ली, अब दूसरी साइड देख लीजिए। ये एक ब्यूरोक्रेट साहबा है, मेरा ख्याल निचले दर्जे की होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होंगी। आप देखिए माजूर नहीं है, इनके हाथ नहीं टूटे हुए, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी का दरवाज़ा कोई और खोलता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जो मिलिट्री में ज़्यादा चल रहा है, और अभी ब्यूरोक्रेसी में भी 50% या 60% चल रहा है। जो गोरा साहब हमसे करवाता था, वो ये जो काठे हमारे ऊपर हमारे मास्टर्स मुसल्लत हैं वो ये करवाते हैं। अब ये हो सकता है किसी गरीब मोची की, किसी कम्हार की, किसी मेहनत कश की बेटी हों, जब मुझे नहीं पता किन की बेटी हैं, जिसकी भी हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हो सकता है। और जब ये CSP ऑफिसर बनी हो तो खबरें लगी हों कि फ़लाँ गरीब आदमी की बेटी ने CSP ऑफिसर वो बन गई हैं और जनाब अब आवाम की खिदमत करेंगी। ये सभी, भले किसी फ्यूडल का बच्चा हो या किसी मजदूर का बच्चा हो, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, फौज में भी वो किसी के घर का बच्चा भी जाएगा, उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो मलका बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश आर्मी से आ रहा है, वो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो उन सबको एक ही जैसा बना देता है। यहां भी ऐसा ही है, वो अपना हाथ उनके टूटे हुए। आगे चलें, ये गरीब की बेटी है, आगे फ्यूडल का जो नवासा है या
पोता है या बेटा है, जो भी आपने कहना, जरदारी साहब के भी बेटे हैं, उधर से भुट्टो साहब के नवासे हैं, उनका गाड़ियों का प्रोटोकॉल देखिए। कल ही इन्होंने शाजिया मरी साहबा को बेइज्जत किया था, और बजाय इसके कि ये कोई सफाई देते, क्योंकि ये अशराफिया में से हैं, हम में से कोई लफ्ज़ निकला होता किसी के मुंह से, हमारी तो अलग बात है कि पूरी ज़िंदगी में पॉलिटिकल में मैंने एक दफ़ा ब्रोकर इंग्लिश में, दलाल उर्दू में, और उसका एक पंजाबी लफ्ज़ है, वो मेरे मुंह से एक टेलीविज़न पर जज्बात में निकला। मुझे बाद में उसका अफसोस हुआ, और जिन शख्सियत, हालांकि वो शख्सियत जो थे वो लोटा थे, उन्होंने अपना वोट बेचा था इमरान खान के खिलाफ, तो वो जो लफ्ज़ पंजाबी में दलाल के अपोजिट जो लफ्ज़ होता है वो निकला, तो मैं उनके घर गया, उनसे माफ़ी मांग के आया कि ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं था, लेकिन बड़े आराम से, क्योंकि हमारी करप्शन की कोई फाइल नहीं मिलती। तो मंसूर अली खान उर्फ लौंडा लपाड़ा जी, ये उनका अपना लफ्ज़ है लौंडा लपाड़ा, बड़े आराम से टीवी पर बैठ के कहेंगे शहबाज गिल भी गालियाँ निकालते हैं। तो पूरी हम, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आपकी करप्शन नहीं मिलती तो आपके जुम्मे कोई और चीज़ लगा दो, आपके पीछे दुम लगानी है कोई लगा दो। और हमारी आवाम को भी कोई बताए कि आपका कान कुत्ता ले गया तो पहले कान को हाथ में लगाते कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। तो ये जो मंसूर साहब जैसे वो बाजी के कदमों में बैठे हुए लोग याद करें, उन्होंने उंगली से कहा था कि काटो इसे, तो ये किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं। और बहरहाल इस पर मजीद नहीं चलते, लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब का, दूसरी तरफ ये एक ज़रा ऐड देखिए, ये ऐड है नवाज शरीफ के नाम पे जो मॉडर्न तरीन स्कूल बाजी बना रही हैं, इसमें जो असातिज़ा की तनख्वाह रख रहे हैं, ये वही असातिज़ा हैं जो मैंने आपको बताया कि जिन्होंने 50,000 अरब टैक्स दिया है पिछले सारे सालों में कौम ने, जो उस्ताद की तनख्वाह है।